हेलो बच्चों, आज तुम्हारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। इसका समापन करते हैं। एक्टिविटी, स्पेसिफिक एक्टिविटी, यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी एंड द यूजेस और एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी, दिस इज समथिंग नीड्स टू बी एड्रेस्ड एंड वी विल एड्रेस इन दिस क्लास। ठीक है, इस लेक्चर में होगा। सबसे पहली चीज़ जो हमें एड्रेस करनी है दैट इज़ दी एक्टिविटी। एक्टिविटी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आई जस्ट वांट टू हैव अ गो एट इट अगेन। ठीक है जी, एक्टिविटी क्या हुआ? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, यही हुआ। लेकिन इसको लिखने के तरीके क्या क्या हैं भाई? अगर मैं लिखूँ ए इज़ द एक्टिविटी तो मैं इसको एट एनी टाइम लिख सकता हूँ dt अपॉन dt। ठीक है, और dt अपॉन dt इक्वल्स टू लैम्डा n होता है ना। या फिर इसको इस तरीके से लिख के इसको तुम एक चीज़ है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन समझ लो, a इक्वल्स टू लैम्डा n हो जाता है। ठीक है, लैम्डा n को तुम लिख सकते हो लैम्डा इंटू एन नॉट इंटू ई रेज टू माइनस लैम्डा टी, और लैम्डा एन नॉट क्या हो जाएगा तुम्हारा ए नॉट रख सकते हो। ठीक है, तो ए इक्वल्स टू ए नॉट ई रेज टू माइनस लैम्डा टी वेर ए नॉट इज इक्वल्स टू लैम्डा एन नॉट। ये इनिशियल एक्टिविटी हो गई। ठीक है, इनिशियल एक्टिविटी। ठीक है, तो अगर तुम्हें एक्टिविटी की डेफिनेशन लिखनी है तो दोबारा लिख लो। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ, rate of disintegration of a radioactive material, a radioactive isotope लिख लो, a radioactive isotope, rate of disintegration of a radioactive isotope। ठीक है, that is the activity। ठीक है, ओके, नाउ दिस इज इनिशियल एक्टिविटी। इसमें और तो कुछ नहीं। हाँ जी, अब बात कर लेते हैं। एक छोटी सी और चीज़ आती है जिसको कहते हैं हम स्पेसिफिक एक्टिविटी। इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस इतना सा है कि स्पेसिफिक एक्टिविटी को बस पर यूनिट मास या पर ग्राम में, हम इसी को पर ग्राम में अगर एक्सप्रेस कर देंगे तो आ जाएगा। अच्छा, इसमें ये दिस इज़ दी सेकंड तुम्हें जो याद करनी है। ठीक है, स्पेसिफिक एक्टिविटी की बात करो। स्पेसिफिक एक्टिविटी पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो, या ऐसे करो, रुक जाओ। स्पेसिफिक एक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ तो स्पेसिफिक एक्टिविटी डिफाइन कैसे होती है? एक्टिविटी इज़ एक्टिविटी पर यूनिट, पर ग्राम या पर यूनिट मास। तो यहाँ पे ग्राम ले रहे हैं और यूनिट को, तो ये आ गया। तो हम इसको ले सकते हैं लैम्डा n अपॉन m ग्राम, या फिर a नॉट ई रेज टू माइनस लैम्डा t अपॉन m ग्राम्स। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो सकता है, या फिर एक मिनट m ग्राम्स। हाँ जी, अगर ऐसा नहीं है तो ये जो है इसको, मतलब ये तो हो ही सकते हैं, इसको हम एक डिफरेंट वे में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, विच इज़ अगर मैं लैम्डा इंटू n अपॉन m तो ग्राम्स में है, इसको na से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो na क्या है? पहली बात तो na इज़ एवोगाड्रो नंबर, तो n अपॉन na ये मोल्स आ जाएंगे। भाई किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे जो उसके नंबर ऑफ एटम्स होंगे, रेडियो एक्टिव एटम्स होंगे, उसको अगर मैं एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दूं तो उसके मोल्स आ जाएंगे। तो दीज आर दी मोल्स ऑफ, यहाँ पे क्या जाएगा? दीज आर दी मोल्स ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ठीक है, अच्छा, रेडियो एक्टिव आइसोटोप यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा इंटू मोल्स ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इंटू Na अपॉन mg। ठीक है, अगर मैं इस mg को कैपिटल M और कैपिटल M से मल्टीप्लाई डिवाइड, कैपिटल M क्या है? मोलर मास। ठीक है, तो ये क्या जाएगा? ये भी मोल्स आ जाएंगे। हम क्या लिख सकते हैं? लैम्डा इंटू मोल्स ऑफ RI रेडियो एक्टिव आइसोटोप अपॉन, यहाँ पे भी क्या जाएगा? मोल्स ऑफ RI। ठीक है, इंटू क्या आ गया? कैपिटल M इज द मोलर मास, ये Na हो गया। ठीक है, तो अगर तुम देखोगे ये तो कट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा इंटू Na अपॉन m। ठीक है, ये एक तीसरा फॉर्मूला, या आप ये कह लो स्पेसिफिक एक्टिविटी याद करने का एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला हो गया। ठीक है, कैपिटल गॉट दिस। ठीक है, ये तुम्हारी स्पेसिफिक एक्टिविटी होगी। तो ये दो बेसिक चीज़ें थी जो हमें डील करनी थी। नाउ वी कैन टेक अ लुक एट द यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिव या रेडियो एक्टिविटी। तो लिखो यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी।
ठीक है जी। तो यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो ऐसा है कि काम बहुत सारे लोगों ने किया, ठीक है जी, और जिन जिन लोगों ने काम किया उन लोगों ने अपनी अपनी यूनिट्स दे दी, ठीक है। और वी विल ट्राई टू लाइक डिफाइन ऑल दीज, और साथ में इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वी विल ट्राई टू एस्टैब्लिश दैट एंड वी विल डू सम क्वेश्चंस। तो लिखो इसमें वेरियस यूनिट्स आर गिवन बाय साइंटिस्ट्स, वेरियस यूनिट्स आर गिवन बाय साइंटिस्ट्स who have worked upon radioactive substances, who have worked upon radioactive substances। तो becquerel जो होता है वो BQ से डिनोट किया जाता है, और 1 BQ इज इक्वल्स टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ठीक है। या फिर हम इसको शॉर्ट में 1 DPS भी लिखते हैं। अगेन जैसे मैंने तुम्हें उस दिन बताया था, DPS इज़ नॉट दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है, या देहरादून पब्लिक स्कूल या दून पब्लिक स्कूल। आजकल सारे के सारे पब्लिक स्कूल होते जाते हैं, दून, देहरादून और दिल्ली। और दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली के अलावा बहुत जगह पे और खुले होते हैं भाई, ठीक है। एनीवे दीज आर स्कूल्स विच आर मच सॉट आफ्टर, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जो इन स्कूलों में जाने की ख्वाहिश रखते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं। एनीवे सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट 1 becquerel इज़। तो लिख सकते हो becquerel इज़ द, ऐसे लिखो, becquerel इज़ द एक्टिविटी, लिखो becquerel इज़ एन एक्ट इज़ दी, या 1 becquerel इज़ द एक्टिविटी, 1 becquerel is the activity of 1 disintegration per second, 1 becquerel is the activity of 1 disintegration per second, ठीक है। अब सेकेंड वन इज क्यूरी, ठीक है। वैसे क्यूरी है मदाम क्यूरी, ठीक है जी। तो जो मैडम क्यूरी है ना, और मारी क्यूरी बोलते थे, और मैं पहले ही बता चुका, मारी क्यूरी एंड पीरे क्यूरी दे आर द वंस हु हैव वर्कड मोस्ट इन दिस एरिया, ठीक है। जो या यूँ कह लो पायनियर्स थे जिन्होंने शुरुआत करी इसकी। यू नो दे वर सो मैड अबाउट, सो क्रेजी अबाउट इट कि वट दे, बिकॉज दे डिड नॉट नो वट इज़ दी रीज़न बिकॉज ऑफ विच इट इज़ हैपनिंग, और इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो वट दे यूज टू डू इज़, वो अपने हाथ पे काइंड ऑफ एक ऐसा पट्टा सा बांधते थे, और उस पट्टे के अंदर लाइक टचिंग द स्किन दे यूज टू कीप अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, रेडियम उसको रख लेते थे। तो कुछ दिनों तक रख लेते, 2-3 दिन तक रखेंगे। तो व्हाट यूज्ड टू हैपन कि ये पूरा का पूरा एरिया ना पीला सा पड़ जाता था, तो सड़ जाता था एक तरीके से। वो जो उनके सेल्स थे, यहाँ बॉडी के जो सेल्स थे, दे यूज्ड टू डिसइंटीग्रेट, और ख़राब हो जाता था। तो दे वर सो मैड कि दे डिड नॉट इवन केयर फॉर देयर ओन लाइफ, दैट दे लाइक यू नो दे वांटेड टू नो अबाउट इट सो बैडली। सो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग थिंग्स, और मे बी प्योर प्लेन स्टूपिडिटी एज वेल, कह सकते हो कि भाई अपनी जान क्यों कोई जोखम में डालेगा, ठीक है। एनीवे सो क्यूरी का क्या होता है, 1 CI इज इक्वल्स टू 3.7 इंटू 10⁻10 DPS, या 3.7 इंटू 10⁻10 becquerel, ठीक है। इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। या अगर हम इसकी और यूनिट्स लिखें तो हम लिख सकते हैं दैट मिली क्यूरी, 1 मिली क्यूरी इक्वल्स 3.7 इंटू 10⁻7 DPS, BQ लिख रहा हूँ मैं सब जगह अभी, हाँ। या 1 माइक्रो क्यूरी इक्वल्स टू 3.7 इंटू 10⁻4 BQ, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको डिफाइन करने का तरीका क्या है, लिखो 1 क्यूरी इज़ द activity of 3.7 into 10⁻10 disintegrations per second, ठीक है। गॉट इट। एक्चुअली में अगर 1 क्यूरी की बात करें तो ये क्यूरी इज़ दी रेडियम की जो एक्टिविटी होती है, ठीक है, रेडियम की जो एक्टिविटी होती है उसके इक्वल है। क्या या स्पेसिफिक रेडियो एक्टिविटी ऑफ दिस रेडियम, ठीक है। 1 ग्राम रेडियम लो, और जब 1 ग्राम प्योर रेडियम है ना, उसकी एक्टिविटी अगर तुम मेजर करोगे तो वो इतनी आएगी,
तो स्पेसिफिक एक्टिविटी है, इसको इसकी डेफिनेशन लिख लो. इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ it can also be defined as the specific activity of 1 gram of radium which has 1 gram of radium which has the half life of 1600 years, which has the half life of 1600 years. ठीक है, तो अभी इसको एक एज अ क्वेश्चन कर लेते हैं. ठीक है, एज अ क्वेश्चन कर लेते हैं. क्वेश्चन क्या है? ठीक है, एक्टिविटी ऑफ रेडियम 23586. ठीक है, 235 है ना, नहीं 226 है, नॉट 226 रेडियम ऑफ 226. ठीक है, इसका टी हाफ या 1 ग्राम, इसको दोबारा लिख लेते हैं. क्वेश्चन क्या है, दोबारा बोल रहा हूँ. कैलकुलेट द एक्टिविटी ऑफ 1 gram of 226 radium 86 T half 1600 years in DPS में कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो DPS में अगर मान लो कैलकुलेट करना है तो हम क्या कर सकते हैं भाई, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो T हाफ हमें दिया है और इसमें एक्टिविटी पूछ रहे हैं, है ना. तो एक्टिविटी कैसे आएगी, एक सेकंड रुको. लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा एन करना है ना. ठीक है, तो एक्टिविटी विल बी इक्वल टू माइनस डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एन. ठीक है, हमें ये कैलकुलेट करना है. दिस इज इक्वल्स टू ए, तो हमें ये कैलकुलेट करना है. गॉट इट. अच्छा, अगर ये कैलकुलेट करना है या ये कैलकुलेट करना है तो हमें ये चीज़ें चाहिए. लैम्डा कहाँ से आएगा भाई? लैम्डा क्या होता है? टी हाफ दिया है तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन टी हाफ. ठीक है, तो हम यहाँ पे 0.693 अपॉन टी हाफ रख देंगे. ठीक है, अच्छा, इनटू एन क्या है? एन इज़ द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स इन 1 ग्राम, क्योंकि 1 ग्राम दिया ना हमें. इस पर्टिकुलर जब 1 ग्राम है, जस्ट स्टार्ट हो रहा है उसमें रेडियो एक्टिविटी, उसकी बात करें, उस पॉइंट पे एक्टिविटी चाहिए हमको. तो 1 अपॉन इसका मोलर मास कितना है? 226 इंटू इसका व्हाट डू यू कॉल दिस नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेना, तो क्या होगा? Na. ठीक, और ये जो टी हाफ है यहाँ पे येस में दिया हमें, सेकंड्स में चाहिए क्योंकि वहाँ पे DPS मांगा है हमसे. ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे? 0.693 अपॉन 1600 इंटू कितने? 1600 साल, कितने दिन? 365 इंटू, हालांकि 365.2425 होता है, 365.2425 होता है. मैं 365 ही ले रहा हूँ, यही तुमको भी लेना है, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होने की ज़रूरत नहीं है. ये देखो 365 दिन है और एक दिन में 86,400 सेकेंड्स होते हैं. ठीक है, इतने सेकेंड्स इंटू एन ए कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 226. इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये आता है 3.7 इंटू 10⁻10 DPS. ठीक है, तो अगर तुम ध्यान दोगे तो दिस इज इक्वल्स टू 1 क्यूरी. ठीक है, दिस इज द एक्टिविटी. गॉट इट. ठीक है जी, अब सी लिखते हैं. सी इज़ 1 रदरफोर्ड. सी इज़ 1 रदरफोर्ड. रदरफोर्ड भाई साहब ने ऐसा कुछ कोई वो नहीं लिया था, उन्होंने बस 10⁻6 DPS डिफाइन कर दिए थे इक्वल्स टू 1 RU. ठीक है, रदरफोर्ड को RU ही है ना, RD नॉट RU, RD. ठीक है, तो 1 RD. ठीक, 10⁻6 है ये, तो लिखो 1 रदरफोर्ड इज़ द एक्टिविटी, 1 रदरफोर्ड इज़ द एक्टिविटी ऑफ 10⁻6 DPS. 10⁻6 DPS या 10⁻6 BQ, जैसे भी लिखना चाहो वैसे लिख लो. ठीक है, तो अगर तुम चाहो तो हम ये भी लिख सकते हैं दैट 1 CI इक्वल्स टू 3.7 इंटू 10⁻4 RD. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल्सो अनदर वन. या फिर हम ये लिख सकते हैं, और या फिर ये भी हो सकता है कि 1 RD इक्वल्स टू 10⁻6 BQ. जैसा भी तुम्हें सही लगे, बस एक बारी तुमको ये DPS समझ में आ गया कि है क्या, तो यू कैन डू इट एनी डे. ठीक है, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन.
ओके इसमें क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ, इसी क्वेश्चन जो मैंने अभी कराया ना उसका एक तरीके से उल्टा दे रहा हूँ मैं अब तुमको, ठीक है। क्या होगा भाई, ये बोल रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ 14C6, ठीक है। इसका मास मान लो W है, ठीक है। W हमें कैलकुलेट करना है, बोल रहा है कि इसका T हाफ जो है किसका, इसका T हाफ जो है ये रेडियो एक्टिव है ना, दिस इक्वल टू 6000 ईयर्स 5770, ठीक है। T हाफ इतना दिया है, तो विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, हाँ अगर एक्टिविटी जो दी है ये 2 मिली क्यूरी दी है, तो ये W क्या हो गया, या ये उल्टा कह सकते हैं हम कि दैट W, दैट मास ऑफ C14, प्योर C14 विच विल प्रोड्यूस एन एक्टिविटी ऑफ 2 मिली क्यूरी, ठीक है। तो 2 मिली क्यूरी क्या हो गया, ये dN/dt, सिंपल वही जो फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया यहाँ पे भी लगा देंगे, बस इसमें क्या है हमें ये नहीं पता है, ठीक है। तो हमें 1 दिया था यहाँ पे, हम यहाँ पे W रख लेंगे, इट विल बी डिफरेंट। तो माइनस dN/dt ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, लैम्डा n, ठीक है जी। n हमें अभी क्लियरली नहीं पता, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है, ये कितना दिया है इन्होंने, 2 × 3.7 × 10⁻⁷ इक्वल्स टू लैम्डा कितना हो गया भाई, लैम्डा अगेन वही 0.693/5770 इंटू कितना हो गया 365 इंटू 10⁻⁷ ये तो इतने सेकंड हो गए इसको 86400, ठीक, इंटू ये कितना हो गया 0.69 इंटू, और अच्छा यहाँ पे W है, इसका मास कितना है, इसका मास W है, और W बाय क्या करना है, इसके मोलर मास से डिवाइड करना है विच इज़ 14 इंटू क्या कर देना है Na से मल्टीप्लाई करना है विच इज़ 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो अगर तुम देखो तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या कहते हैं उसे वेरिएबल है W, तुम W कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर हो गई ये बात, तो इट कम्स आउट टू बी, निकाल के रख लो, मतलब यू कैन कैलकुलेट इट, आई डो नॉट हैव द आंसर एट द मोमेंट, गॉट इट, सिंपल सी चीज़ है, करके रखो, गॉट इट। और क्या है, ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चंस, नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द यूजेस और द एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। यूजेस या एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी, एप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, क्या एप्लीकेशंस है बेसिकली, ये रेडियो कार्बन डेटिंग जिसको हम बोलते हैं, या फिर जो बड़े क्या कहते हैं, यूँ समझो कि ये जो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं इनके बेसिस पे हम जो पुरानी चीज़ें हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ना, सॉरी फॉसिल फ्यूल्स नहीं, फॉसिल्स मिलते हैं हमें, या फिर हमें बहुत पुरानी चीज़ें होती हैं जिनका हमें कोशिश करके उनका एज निकालनी होती है, कि भाई जैसे द्वारका सिटी, लाइक इट वाज सेड दैट इट डज़ नॉट एग्जिस्ट, इट इज़ जस्ट इन आर, कृष्ण जी जो हैं वो इट वाज नॉट अ रियल फिगर। तो द्वारका सिटी, ठीक है, जहाँ पे बताई गई है द्वारका सिटी, एक्चुअली में इट हैज़ बीन फाउंड एग्जैक्टली वेयर इट इज़, जैसे हमारे ग्रंथों में लिखा गया है, महाभारत में लिखा गया है कि द्वारका कहाँ थी और कैसी थी, और उसका जो वर्णन है वो एग्जैक्टली द्वारका जो जहाँ पे बताया गया था वहीं पर भी ही मिली है, ठीक है। एंड इट इज़ अ ह्यूज सिटी एंड इट इज़ सबमर्ज्ड, बहुत ज़्यादा डाउन डीप नहीं है, समवेयर 10-15 फीट पानी के नीचे होगी, इतनी नीचे ही है वो सिटी। तो दैट पर्टिकुलर सिटी इट वाज लाइक अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स इट इज़ सपोज टू बी समवेयर अराउंड 32,000 ईयर्स ओल्ड, ठीक। कितना सच है कितना नहीं है मैं ये नहीं कह सकता, बट दिस इज़ व्हाट आई हैव कम टू नो। और इस चीज़ को, ये जो 32,000 ईयर्स, हालांकि बहुत प्रिसाइज नहीं होता, एक बॉल पार्क फिगर होता है कि इतना कुछ होगा, 30-32 हज़ार के आसपास होगा, है ना, लेकिन एक कुछ आइडिया दे पाता है कि कितना एंटिक्विटी है, कितना पुराना है ये। तो उस तरीके की चीज़ों के लिए ये बताया, मतलब ये हम वी कैन यूज़ दिस, ठीक है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, या सरस्वती, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन है, it has so many implications because the history of a particular country, in fact in this case our history has a lot to do with this kind of study जो हमने अभी यहाँ पे देखी है। तो
ये रेडियो एक्टिविटी को कैसे हम इन सब चीज़ों को यूज़ करने में या इन सब चीज़ों को एस्टिमेट करने के काम में लाएंगे, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ देम इज, लिखो डिटर्मिनेशन ऑफ, लिखो फर्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ रॉक्स, ठीक है ना। कुछ रॉक्स होती हैं जिनकी तुम वो कर सकते हो, अर्थ की तुम्हें एज बताई जाती है, ठीक है ना, 4 बिलियन ईयर्स बताया जाता है, और द एज ऑफ द यूनिवर्स इज़ 14 बिलियन ईयर्स। तो ये हम में से कोई भी नहीं था वहाँ उस वक्त, जिस वक्त ये हुआ था, बट दीज आर एस्टिमेट्स बेस्ड ऑन जो स्टडीज़ हम करते हैं। जैसे अर्थ में जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस थे, ठीक है ना, वो उस वक्त उनकी एक्टिविटी कितनी थी और अब कितनी है, तो उनको काइंड ऑफ उनकी स्टडीज़, उनको स्टडी करके एंड देन यू गेट टू estimate the age of a particular rock। और अर्थ भी क्या है, एक बेसिकली रॉक का टुकड़ा ही तो है पूरे के पूरे ब्रह्मांड में। हालांकि हम धरती माता कहते हैं, डेफिनेटली इट हैज़ गिवन अस बर्थ, ठीक, लेकिन इन दी वास्टनेस ऑफ दिस यूनिवर्स इट इज़ जस्ट अ स्पेक ऑफ डस्ट और जस्ट अ रॉक, ठीक है। तो रॉक, अर्थ और मिनरल्स की जो एज है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लिखो इसमें, एज ऑफ रॉक्स, अर्थ और मिनरल्स कैन बी डिटर्मिन्ड, एज ऑफ रॉक, अर्थ एंड मिनरल्स कैन बी डिटर्मिन्ड बाय द यूपीबी मेथड, ठीक है। ये यूपीबी मेथड से हम डिटर्मिन कर सकते हैं। व्हाट इज़ दिस यूपीबी मेथड, वो मैं बताता हूँ, पहले पूरी डेफिनेशन लिख लो। डिटर्मिन्ड बाय यूपीबी मेथड इन विच it is assumed that all the lead present in the sample is formed by the uranium in the sample, ठीक है। तो बेसिक लेवल पे क्या हो रहा है यहाँ पे, which is, ठीक है, एक सेकेंड ना, और यहाँ पर तुम्हारे साथ में 4 बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं, ठीक है। तो एक मिनट दो मेरे को, ठीक है। तो सो दिस इज दी यूपीबी मेथड। इसमें क्या है कि तुम्हारा अज्यूम क्या किया जाता है कि कोई सैंपल है, मान लो रॉक का, अर्थ का, मिनरल, किसी भी मिनरल का सैंपल है, उसमें तुमने देखा कि भाई पीबी जो है उसको मेजर कर लिया कि भाई कितना है, तो वो जितना भी पीबी उसमें होगा ये अज्यूम किया जाता है कि वो सारा का सारा इसके डिके से आया है। क्लियर होगी बात, इसके डिके से आया है, अपने आप से पहले से कुछ पीबी लेड इसमें प्रेजेंट नहीं था। दैट इज़ द अजम्पशन। होगा ही नहीं होगा वो अलग बात है, बट अजम्पशन ये है। क्लियर होगी बात। अच्छा, अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे 92 और ये कितना हो गया 82, 10 का डिफरेंस है, 7 दूनी 14, 14 का यहाँ डिफरेंस है, और 4 मतलब 14 से कम होना चाहिए था, 4 से बढ़ गया, तो 14 - 4 कितना हो गया 10। तो ये बैलेंस हो चुका है। 235 और 207 में 28 का डिफरेंस है, 28 मतलब 7 चौको 28, तो 28 यहाँ पे। तो अगर तुम देखो तो ये बैलेंस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन है, ठीक है। अगर ध्यान से देखो शुरुआत है t = 0 पे अगर हम बात करें, मान लो इसके N0 एटम्स थे, तो यहाँ पे 0 रहे होंगे भाई। t = टुडे मतलब हम पहले क्या कर रहे थे कि t = 0 पे शुरुआत में हमें पता, मतलब अभी तक हमने जो भी कैलकुलेशंस करी उसमें t = 0 पे हमें पता होता था, और हम t = t और एट एनी पर्टिकुलर टाइम t पे हम कैलकुलेट कर रहे थे चीज़ें। आज क्या है कि हमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो टुडे के हिसाब से पता है, और हम उस वक्त कितना होगा ये एस्टिमेट, मतलब जब वो शुरुआत हुई होगी तब एस्टिमेट करें। तो ये जो डिफरेंस है टुडे और इस t = 0 पे, ये हमें मेजर करना है। दैट टाइम t इज़ व्हाट वी नीड टू मेजर। ये टुडे का मतलब बेसिकली टाइम t हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है nt होता है, nt = N0 - n। अगर ये होगा तो ये n होगा, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये 7n होगा, ठीक है। इस 7n का भी मैं अभी सिग्निफिकेंस बताऊँगा, पहले बेसिक लेवल पर ये देख लो, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास ये है तो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पर ये t को कैलकुलेट करने, बिकॉज दिस इज़ फर्स्ट ऑर्डर, इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो हम ये लिख सकते हैं ln ऑफ
एन नॉट अपॉन एन नॉट माइनस एन, या एन नॉट अपॉन एन टी, बेसिकली यही तो हुआ, एन टी को हम एन नॉट माइनस एन लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब हमें क्या होता है, यूजुअली क्या होता है, हमें इस टाइम पे जो अभी की हम बात कर रहे हैं करंट सिनेरियो में, डब्ल्यू यू और डब्ल्यू पी बी ये दोनों हमें गिवन होते हैं, दीज आर गिवन, ठीक है। तो लिख लो डब्ल्यू यू एंड डब्ल्यू पी बी आर गिवन, ठीक है, ये दोनों के दोनों हमें गिवन होते हैं। अच्छा, तो अब हमें एन नॉट और एन तो पता नहीं है, ना है एन टी पता है अपने को, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली कोशिश करेंगे कि इस एन टी और इन सबको चेंज करने की कोशिश करेंगे डब्ल्यू यू और डब्ल्यू पी बी में, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इसमें एन जो होगा, दिस आर दी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ पी बी, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ पी बी को हम कैसे इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसे लेके आ सकते हैं भाई, डब्ल्यू पी बी अपॉन डब्ल्यू नहीं, एम पी बी, मोलर मास ऑफ पी बी, दिस विल बी इक्वल्स टू एन अपॉन एन ए, है ना भाई, ये मोल्स ऑफ पी बी हो गए, ये भी मोल्स ऑफ पी बी हो गए, दोनों इक्वल रहेंगे। सेम वे अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो इधर पे मैं लिख सकता हूँ कि डब्ल्यू यू अपॉन एम यू, है ना, मोलर मास ऑफ यूरेनियम विल बी इक्वल टू एन टी, ठीक है, एन टी लिख रहा हूँ अभी, एन टी अपॉन एन ए, ठीक है, क्लियर होगी बात। अच्छा, अभी ये दोनों चीज़ें मैंने कैलकुलेट कर ली, अब यहाँ पे क्या करना है मेरे को, सिर्फ इसको t को इक्वल्स टू 1/λ लिख लिया मैंने, या चल ठीक है अभी 1/λ लिख लेते हैं n, इस n नॉट को अगर मैं प्लस माइनस n से मतलब प्लस माइनस n कर दूँ तो क्या आ जाएगा, n नॉट माइनस n प्लस n, ये आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/λ इंटू ln n, सॉरी 1 प्लस n अपॉन n नॉट माइनस n। तो अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पे मैंने n के लिए एक इक्वेशन रखी है और nt जो कि n नॉट माइनस n है उसके लिए एक इक्वेशन रखी है, मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको और इसको डिवाइड कर दूँ, इसको 2 मान लो, इसको 1 मान लो, तो अगर मैं 1 डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूँ, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, डब्ल्यू पी बी अपॉन एम पी बी इंटू डब्ल्यू यू इंटू एम यू, ये आ जाएगा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, n अपॉन एन टी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि n तो कट चुका होगा, ठीक है। तो जो n अपॉन एन टी है या फिर n अपॉन एन टी या फिर n अपॉन एन नॉट माइनस n जो है, इसकी वैल्यू मैं सीधे यहाँ रख सकता हूँ, तो मैं इसी चीज़ को लिख सकता हूँ 1/λ इंटू ln 1 प्लस डब्ल्यू पी बी इंटू एम यू अपॉन एम पी बी इंटू डब्ल्यू यू, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला आ सकता है, और यहाँ पर मैं ये जो लैम्डा है इसको टी हाफ के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ, तो आई कैन राइट इट एज टी हाफ अपॉन ln 2 इंटू ln ऑफ 1 प्लस डब्ल्यू पी बी इंटू एम यू अपॉन एम पी बी इंटू डब्ल्यू यू। देखो भाई ऐसा है सीन कि इसमें ये सीन रहेगा कि कहाँ गया, हाँ, कि ये जो डब्ल्यू पी बी है या ये, इसको फॉर्मूला को याद करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अगर इतना भी याद रखते हो, दिस थिंग इतना भी याद रखते हो, तो तुम्हारे पास जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा तुम उससे हमेशा एन और एन टी निकाल सकते हो, ठीक है। तुम अगर ये नहीं भी याद रखते हो, सॉरी ये भी याद रख सकते हो, इससे भी हो जाएगा। हालांकि एन नॉट नहीं मिल पाएगा, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसमें कन्वर्ट इसे करने पड़ेगा। तो इतना पर्टिकुलर पार्ट अगर तुम्हें याद है तो तुम इसको कैलकुलेट कर सकते हो एट एनी पॉइंट टी। और एक तो ये चीज़ हो गई, और क्या था एक्टिविटी की अगर हम बात करें, हाँ, इसमें एक दूसरा तरीका भी होता है। जैसे इसमें तो क्या किया उसने, डब्ल्यू पी बी और डब्ल्यू यू दे दिया उसने, जो भी मास ऑफ यूरेनियम और मास ऑफ पी बी बचा हुआ था एट एनी पॉइंट टाइम टी, उसने दे दिया। लेकिन अगर मान लो ऐसा नहीं है तो क्या करना है, उसने अगर तुम्हें वॉल्यूम ऑफ एच ई हीलियम एट एस टी पी दे दिया, तो अगर वॉल्यूम ऑफ हीलियम एट एस टी पी आया तो उससे हम मोल्स निकाल सकते हैं। मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल से नंबर ऑफ एटम्स निकाल देंगे एच ई के।
अगर He के नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल गए तो उसे 7 से डिवाइड करोगे तो n आ जाएगा, है ना भाई। जितना n होगा उसके 7 टाइम्स तो He के मॉलिक्यूल्स एटम्स होंगे, तो जितने He के एटम्स आएंगे उसको 7 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। अगर ये आ गया और अगर ये दिया है तो तुम आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो इसमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। एक गिवन सैंपल है, ठीक है, गिवन सैंपल है रॉक का, ठीक है, द रॉक का गिवन सैंपल है। इसमें इसने सीधे सीधे बता दिया कि जो WPB है, जो WPB है दिस इज़ गिवन टू बी 4.14 ग्राम, और जो WU है दैट इज़ गिवन टू बी 4.7 ग्राम्स, ठीक है जी। अच्छा, T हाफ, इसका T हाफ जो दिया है, T हाफ इज़ गिवन टू बी 1.44 इंटू 10⁻⁹ ईयर्स, ठीक है। एज बताना है रॉक का। अभी देखो इसका T हाफ ही इतना बड़ा है, ईयर्स में दिया ना, T हाफ ही इतना बड़ा है, ठीक है। 10⁻⁹ का मतलब है 1.44 बिलियन ईयर्स हो गए, बिलियन ईयर्स, ठीक है। अगर मान लो इसमें 2 हाफ लाइव्स खर्च हुई हो, लेट्स से मान लो T हाफ है ना, तो जो 4.414 ग्राम्स प्रोड्यूस होने में 2 हाफ लाइव्स गई हो तो तुम्हारा 2.88 ऑलमोस्ट 3 बिलियन ईयर्स आ जाएंगे, समझ रहे हो, विच इज़ लाइक अ ह्यूज टाइम। यू नो द हाईएस्ट या द बिगेस्ट यूनिट्स ऑफ टाइम किसी भी कल्चर में जहाँ पे एग्जिस्ट किए हैं, दे एग्जिस्ट इन द इंडियन कल्चर, ठीक है। द बिगेस्ट यूनिट्स ऑफ टाइम दैट हैव बीन डिफाइंड इन आवर कल्चर इज़ इन टर्म्स ऑफ कल्प, मानवांतर, ठीक है। कभी समय लगे तो ये जो युग होते हैं, मानवांतर होते हैं और कल्प होते हैं, इनकी जो यूनिट्स हैं इनको कभी काइंड ऑफ इन यूनिट्स को तुम चेक करके देखना कि ये कितनी बड़ी यूनिट्स हैं। आज के जो करंट टाइम है तो इनको एस्ट्रोनॉमिकल टाइम स्केल्स कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टाइम स्केल्स, समझ रहे हो, यूनिवर्स के लेवल के टाइमलाइंस हैं। एनीवे ये 1.44 बिलियन ईयर्स दिया है, तो सीधे सीधे फॉर्मूला यूज़ करना है यार, और कुछ नहीं करना है इसमें हमको। T इक्वल्स टू ये क्या आएगा, T हाफ इज़ 1.44 अपॉन ln2 आ जाएगा इंटू ln ऑफ, देखो भाई ln क्या था, ln ऑफ 1 प्लस, अच्छा यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, n अपॉन n0 माइनस n डालना है, तो इसका n निकालो कितना आएगा, n विल बी इक्वल टू 4.14 अपॉन इसका कितना आता है 207 इंटू n, और जो n t आएगा, जो n0 माइनस n होगा दैट विल बी इक्वल टू, ये n t किसका है, w के लिए ना, n0 माइनस n WU, ठीक। ये कितना आएगा 4.7 सॉरी नहीं यहाँ नहीं, ये कितना आएगा 4.7 अपॉन 235 इंटू NA। तो अगर तुम देखो इसको तो ये 0.02 NA आ रहा है और ये भी 0.02 NA आ रहा है। तुम दोनों के दोनों का को इक्वल ले रहे हो। अब दोनों का क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये दोनों वैल्यूज़ डाल देनी है, 0.02 अपॉन 0.02, तो ये ln2 आ रहा है, एक सेकेंड रुको, ठीक है, तो ये ln2 आ गया। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 1.44 इंटू 10⁹ ईयर्स, तो जो t आ रहा है दैट इज़ कमिंग आउट टू बी 1.44 इंटू 10⁹ अपॉन ln2 इंटू ln2, ठीक है। तो बस आगे 1.44 इंटू 10⁹ ईयर्स, तो जो टाइम बीता ये कंडीशन आने में जहाँ पर WPB इक्वल्स टू 4.14 है और WU इज इक्वल्स टू 4.7 ग्राम्स है, इतना समय लग गया, ठीक है। नेक्स्ट लिखो डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ फॉसिल्स, डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ फॉसिल्स और वुडन आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। जैसे आर्टिफैक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई किला मिला तुम्हें बहुत पुराना सा, तो वहाँ पे पत्थर जो है, पत्थर में फिर भी इतना रिलायबल नहीं होता, लेकिन वहाँ पे जो लकड़ी लगी है उसके दरवाजे पे, उसकी लकड़ी को की एज को जान के तुम बता सकते हो ये कितने साल या कितने 100 या कितने हज़ार साल पुराना है, अगर वो लकड़ी अभी भी बची रहे तो, ठीक है। तो
क्लियर है? तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें फंडा क्या होता है तुम्हारा, कार्बन 14 की साइकिल को यूज़ किया जाता है। कार्बन 14 जो होता है तुम्हारा वो अपर एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। किस तरीके से प्रोड्यूस होता है वो बताऊंगा। अपर एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस होता है और फिर वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि भाई हम तो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते उसको, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट्स, जो लिविंग प्लांट्स होते हैं वो उसको फोटोसिंथेसिस के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब फोटोसिंथेसिस के थ्रू एब्जॉर्ब किया तो हमारे अंदर कैसे आया, हम उन्हीं प्लांट्स को खाते हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं कि जो जानवर उन प्लांट्स को खाते हैं वो उन जानवरों को खाते हैं। तो इन एनी केस दैट C14 गेट्स ट्रांसमिटेड इनटू अस, वो हमारे अंदर आ जाता है। तो फॉसिल किसका होगा, फॉसिल तो जानवरों का या व्यक्तियों का या होगा कि नहीं होगा, और जो वुडन आर्टिफैक्ट्स होंगे वो किसके होंगे, प्लांट्स के होंगे। तो चाहे प्लांट हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, या फिर कोई भी एनिमल हो, फॉसिल्स जिनके बन सकते हैं, उन सब के अंदर कार्बन C14 कुछ ना कुछ मात्रा में होता है और उसकी कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है, ठीक है। क्लियर होगी बात? तो उसके बेसिस पे हमें हम ये वाला मेथड यूज़ करके निकालते हैं, उसकी एज या जो भी कुछ है वो सब निकालेंगे। इसमें ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जब प्लांट अलाइव होता है तब तो भाई देखो C14 जो उसने एब्जॉर्ब किया वो अभी डिसइंटीग्रेट भी हो रहा है, लेकिन वो कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब भी तो कर रहा है। तो जो C14 का जो मात्रा होती है उसके बॉडी के अंदर वो कांस्टेंट रहती है मोर और लेस, जब तक वो जिंदा रहता है, जीवित रहता है। जब वो मर जाता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, ख़त्म हो जाता है, वो वुडन आर्टिफैक्ट में चेंज हो चुका है। जैसे अगर मैं फर्नीचर की बात करूँ, दैट इज़ वुडन आर्टिफैक्ट, इट इज़ नॉट अलाइव, है ना। जैसे ये डायस है मेरा, ठीक है, बोर्ड में भी कुछ लकड़ी कहीं ना कहीं लगी होगी, तो ये जितना भी है दिस इज़ व्हाट डू यू कॉल दिस, ये जो लकड़ी लगी है तुम्हारी, ये तुम्हारी डेड लकड़ी है। तो इसमें जो C14 होगा वो रिप्लेनिश नहीं हो रहा है, वो सिर्फ डिके हो रहा है। तो हम शुरुआत में जितना C14 होगा और जो अभी जितना C14 होगा उसको कंपेयर करके, या शुरुआत में C14 की जो एक्टिविटी होगी और अब जो एक्टिविटी है उनको कंपेयर करके हम एज को गेज कर सकते हैं। गेज मतलब नाप सकते हैं, काइंड ऑफ एस्टिमेट कर सकते हैं। और एक और चीज़ है इसमें और उस पिछले वाले में, उसमें टाइम स्केल बहुत बड़ा था, उसकी तिहाफ कितना था 10⁻⁹, मतलब 1.44 बिलियन ईयर्स। यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो C14 की जो तिहाफ होती है वो 6000 मतलब 5770 के आसपास होती है, ठीक है, 5770 ईयर्स, गॉट इट। तो हम इसमें 20-30 हज़ार 40 हज़ार 50 हज़ार साल जो होते हैं उन तक की ही एज जान सकते हैं, उससे ज़्यादा एज नहीं, ठीक है। और वैसे भी फॉसिल या वुडन जो आर्टिफैक्ट्स है वो तो तब तक तो ख़त्म ही हो जाएंगे ना इतने सालों में, ओके। तो इसमें पहले साथ साथ लिखो कार्बन इज़ प्रोड्यूस्ड इन दी, सॉरी C14 इज़ प्रोड्यूस्ड इन दी upper atmosphere by the collision of neutrons from cosmic rays on the nitrogen atoms. Neutrons from cosmic rays of nitrogen atoms, ठीक है। दिस इज व्हाट हैपन्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तुम्हारा प्रोडक्शन इस तरीके से होता है। तो लिखो इसमें, ठीक है, न्यूट्रॉन्स बाय द एक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स फ्रॉम कॉस्मिक रेज, कोलिजन ऑफ न्यूट्रॉन्स फ्रॉम कॉस्मिक रेज विद N14, ठीक है, द एटम्स ऑफ N14, ठीक है। then this C14 is taken up by living plants, then this C14 is taken up by living plants, ठीक है, living plants to living plants during photosynthesis, and it is absorbed by other animals and human beings by the consumption of those plants, by the consumption of fruits or vegetables of those plants, ठीक है। एकदम ही बिल्कुल ऐसा ना जाए, fruits and vegetables of those plants, ठीक है। इसमें एक चीज़ लिखो कि while the plant is alive, देखो while the plant is alive
द अमाउंट ऑफ या लिखो द नंबर ऑफ while the plant is alive, the amount of or the number of C14 remains constant because as it disintegrates it gets replenished. As it disintegrates it gets replenished, and this is the ratio between C14 and C12 when the plant is alive. ठीक है, got it? लिखो after the plant is dead, देखो after the plant is dead, C14 ceases to replenish, उसका replenishment ख़त्म हो जाता है, ceases to replenish, but decay continues. ठीक है, अब लिख लो इसमें by comparing. अच्छा पहले लिखने से पहले एक मिनट, हाँ लिखने से पहले एक चीज़ हम कर लेते हैं, इसका जो डिके होगा वो देख लो. डिके भी यूँ समझ लो उल्टा हो जाएगा. C14 6 ये क्या है, बीटा पार्टिकल है, बीटा एमिशन है. ठीक है, तो ये बीटा एक्टिविटी होगी इसकी. तो हम क्या कर सकते हैं, या तो इनके जो इनिशियल मास या इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स और अब जो नंबर ऑफ एटम्स है उनका रेशो, या इनिशियल बीटा एक्टिविटी और अब की बीटा एक्टिविटी उनके रेशो लेके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. गॉट इट? इसके टाइम पीरियड को. तो लिखो इसमें बाय कंपेयरिंग द बीटा एक्टिविटी ऑफ लिविंग एंड डेड प्लांट्स. डेड प्लांट्स के ब्रैकेट में लिखना वुडन आर्टिकल्स या आर्टिफैक्ट्स. ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ, बाय कंपेयरिंग द बीटा एक्टिविटी ऑफ लिविंग एंड डेड प्लांट्स ब्रैकेट में वुडन आर्टिफैक्ट्स, द एज ऑफ द सैम्पल इज डिटर्मिन्ड. द एज ऑफ द सैम्पल इज डिटर्मिन्ड. तो एज कैसे आएगी भाई, जो ये वही फॉर्मूला लगाएंगे, T इक्वल्स टू 1/λ इंटू ln. ln आएगा या तो W नॉट या कह लो इनिशियल मास ऑफ C14 और इनिशियल मास ऑफ C14, या फिर एक सेकेंड N0/NT आता है, N0/NT आता है, और करंट मास ऑफ C14. ठीक है, क्योंकि कार्बन जो C12 है वो तो सेम रहेगा ही. ठीक है, या तो तुम ऐसे कर सकते हो, या फिर भाई इस लैम्डा की जगह तुम ln2 T½ लिख सकते हो. मतलब मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, तुम ये भी लिख सकते हो इसको कि T ½/ln2 इंटू ln ऑफ इनिशियल मास ऑफ C14 अपॉन करंट मास T इक्वल्स टू हाफ. ठीक है, और या फिर हम कह सकते हैं 1/λ इंटू ln एक्टिविटी कर सकते हो. इनिशियल एक्टिविटी, इनिशियल बीटा एक्टिविटी अपॉन करंट बीटा एक्टिविटी. ठीक है, करंट बीटा एक्टिविटी. गॉट इट? इस तरीके से तुम इसको कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है जी, इसमें कोई, चलो ठीक है एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर उसके बाद इसको कंप्लीट करते हैं. चलो नीचे ही कर लेते हैं आज क्वेश्चन को. क्या क्वेश्चन है, बीटा एक्टिविटी दिया हमारे पास लिविंग प्लांट. ठीक है, तो इनिशियल जो बीटा एक्टिविटी दी है लिविंग प्लांट की, वो दी है तेरी 40 dps क्वेश्चन है. और जो बीटा एक्टिविटी दी है तुम्हारी वुडन आर्टिफैक्ट की वो कितनी दी है, 10 dps. तो सिंपल फार्मूला यूज़ करना है और कुछ थोड़ा ना करना है. और इसमें T½ कितना दिया है, T½ दिया है तुम्हारा 6000 years. इसका 5770 होता है, इसका T½ जो होता है वो 5770 ईयर्स होता है. ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में हम फॉर द ईजियर कैलकुलेशन हम इसको 6000 ले रहे हैं. ठीक है, तुम 5770 भी ले लोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो यहाँ पे क्या आएगा, T½ अपॉन ln2 इंटू
टी हाफ अपॉन Ln2 इंटू ln ऑफ n नॉट अपॉन एन टी। एन नॉट अपॉन एन टी की जगह क्या लिखेंगे, बीटा नॉट मतलब लिविंग प्लांट अपॉन बीटा ऑफ वुडन आर्टिफैक्ट। ठीक है, तो 40/10 कितना आ गए 4 Ln2, तो क्या 2 Ln2 अपॉन Ln2, तो 2 इंटू टी हाफ आ जाएगा इक्वल्स टू 12,000। ठीक है जी, ओके। अब बाकी कुछ नहीं बचता, अब इसमें न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करते हैं, उसको थोड़ा सा बताया था और फिर लिखवा के इसको ख़त्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं। भाई न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, जब बड़े हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियाई क्या करते हैं, डिसइंटीग्रेट करते हैं, टूटते हैं और कुछ स्टेबल न्यूक्लियाई में बट जाते हैं, है ना, उसको हम न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है कि बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा जो मास होता है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, है ना, मास डिफेक्ट जो होता है, मास गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ठीक है, इसलिए एनर्जी बहुत सारी रिलीज होती है। तो लिखो न्यूक्लियर फिजन, टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ऐसे लिखो टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, इसमें लिखो फर्स्ट न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, फर्स्ट इज, इसकी डेफिनेशन लिख लो, मैं इसकी वो लिख रहा हूँ, रिएक्शन लिख रहा हूँ एक, देखो when heavy nuclei are bombarded with fast moving neutrons due to which it dissociates into smaller nuclei, it is called nuclear fission, है ना। ये फिजन मतलब ब्रेक होना, टूटना। ये बड़ा सा था, ये टूट गया 2-3 उसमें। तो अगर तुम देखो 3 3 6, एक मिनट, 3 आ गया इसका, 3 और 3 6 96, हाँ, तो ये 236, 96 प्लस 14 और 4 13, ठीक है, ये ऊपर वाला बैलेंस हो गया, 56 46 92 आ गया। तो ये पूरा का पूरा बैलेंस हो चुका है। और यहाँ पे क्या आएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, इस हीट को बेसिकली यूज़ करके आजकल जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर्स हैं वो काम में लाए जाते हैं, इनकी एनर्जी को काम में लाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन जस्ट इसका ऑपोजिट प्रोसेस हो गया। इसमें होता ये है कि जो फ्यूजन है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं या छोटे छोटे न्यूक्लियाई हैं, उनको तुम फ्यूज़ कर देते हो, एक साथ जोड़ देते हो और बड़े न्यूक्लियाई बना देते हो। इस प्रोसेस में भी एनर्जी निकलती है, लेकिन इस प्रोसेस का नेगेटिव पॉइंट क्या है जिसकी वजह से हम इसको यूज़ नहीं कर पाते, बिकॉज टू बी एबल टू यूटिलाइज सच अ रिएक्शन, ठीक है, वी विल नीड टू क्रिएट टेम्परेचर मिलियंस ऑफ डिग्रीज हाई। ठीक है, तो वेरी वेरी हाई टेम्परेचर आर रिक्वायर्ड, तब जाके फ्यूजन हो पाता है, जैसे सन में एक्चुअली में होता है, हाइड्रोजन का फ्यूजन होता है सन पे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके बारे में सिर्फ सीधे सीधे लिखो 3H1 + 2H1, क्या ये ट्राइटियम या ड्यूटेरियम है, और ये तुम्हारा कन्वर्ट हो जाता है 4He2 में +1N0। ठीक है, तो इसमें लिख लो when smaller nuclei come together and join and fuse to form a bigger nuclei with the release of tremendous amount of heat, the process is called nuclear fusion. This process requires very very high temperature to be sustainable. मतलब सस्टेन करने के लिए इसे वेरी हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। गॉट इट? ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारी न्यूक्लियर केमिस्ट्री खत्म होती है। इसके कुछ क्वेश्चंस होंगे, मैं तुम्हें दे दूंगा, और वी विल स्टार्ट, अच्छा ये चीज़ है, वी विल स्टार्ट सरफेस केमिस्ट्री फ्रॉम टुमारो, और मंडे से वी विल स्टार्ट लाइव क्लासेज। इनफैक्ट आई विल गिव अ लाइव लेक्चर टुमारो एट एनी रैंडम टाइम। आई वांट टू सी कि वो लेक्चर कैसा जाता है। ठीक है, any one of you who is interested at that particular or free is at that particular point of time, you can join me.
और मैं तुम लोगों से चाहता हूँ कि किस टाइम पे हम अपना लेक्चर का टाइमिंग रखें। ठीक है, चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर।